और आज आप मौजूद हैं एबी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। एग्जाम खत्म हो गए या चल रहे हैं अभी? खत्म हो गए एग्जाम, आज ही लास्ट था, बहुत अच्छी बात है। तो आना शुरू करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अभी तो बढ़िया दिखते हैं, थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाता, कौन से देवता आपके आ जाते हैं और आप एकदम उछलने लगते हैं। अब मुझे एक ही जगह के ऊपर आए या मेरे अंदर आ जाए तो ठीक है, आपको भी आने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली से कहाँ से? रोहिणी। रोहिणी से। क्या नाम है साहब आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। यस मतलब क्या? जी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हो। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? सरवर अली। सरवर अली साहब, तो कैसे क्या काम करते हैं, कैसे आना हुआ इधर? मैं एक्चुअली गेल के कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गेल कंपनी। अच्छा, खेल के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बड़े आदमी हैं आप फिर। नहीं सर, आपके सामने। तो सरवर साहब कैसा चल रहा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम? चंगा बढ़िया काम हम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और आप इनके साथ सहयोगी हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दोस्ती यारी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन है ना, कंधे से हाथ नहीं हटता है। अरे कोई बात नहीं सरवर साहब, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हो गया आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो गृहिणी। गृहिणी। हाँ, सबसे बड़ा काम है दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा काम है, मतलब इसके आगे सारे काम नतमस्तक हूं मैं उसके आगे। एक चीज नहीं लगा सर, हाँ, नारा नहीं लगा भारत माता की। भारत माता की नारा नहीं लगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब शुरू कीजिए, हाँ? कहानी शुरू कीजिए। आप कहानी शुरू करें। अच्छा चलो भाई, तो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर मैम? बस ऐसे ही शॉपिंग कर लेने के लिए। शॉपिंग करने आए थे आप? तो समय भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। काफी दिन था आपसे मिलने का। वाह, तो बहुत अच्छी बात है, मिल लिए, बहुत अच्छी बात है। कौशल्या जी आ गई हैं आप, तो बहुत बढ़िया रहा। शो को मैं आता हूँ, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे आते हैं, जमने लगते हैं, तो उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता रहा। आप मैम कहाँ से? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं, तो कैसे आना हुआ इधर, कैसे आए? यहाँ पे वीजा के काम से आए थे। वीजा? तो कहाँ जा रही हैं? यूएस। यूएस? और आप कहाँ जा रहे हैं? हस्बैंड हूँ। हाँ, तो आप भी यूएस जा रहे होंगे, तो आईटी में है, किस में है? हाँ जी, आईटी में। आईटी में है, तो यूएस जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मिल ही जाएगा वीजा, तो मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। तो फिर यूएस कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अभी जल्दी लौटेंगे कि या फिर वहीं जाके बस जाएंगे? जब तक प्रोजेक्ट चलेगा। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक यूएस में। कितने दिन का अमूमन है लगता अंदाजा? मतलब 6 months 1 year। 6 महीने 1 साल का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से जाएं यूएस से और फिर वापस लौट के आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुल्क, इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है दुनिया में, दुनिया में इससे अच्छा मुल्क नहीं है। तमाम सारी चीजें होंगी, वो अपने घर में है, वो तो सब ठीक है, हैं तो कमियां तो हैं, मैंने कभी मना नहीं किया कमियां नहीं इस मुल्क में हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि उसको बयां करना भी मेरे बस की बात नहीं है। संस्कृत में श्लोक है, जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बस आप लौट के आ रहे हैं वापस, जल्दी 1 साल ही तक रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। जी, कहाँ से आना हुआ है आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? बलजिंदर। 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 बलजिंदर क्या कर रही हैं? आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर, बहुत अच्छा। और आप? सेम नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर। आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अभी देख रहा था कहीं आंकड़े, तो 2014 से मौजूदा सरकार ने कहा कि 6400 करोड़ रुपए उन्होंने मेडिकल उस पे खर्च किए हैं। तो मैं देख रहा था, तमाम सारे आंकड़े पलटता रहता हूं, तो कुछ कहना है आपको? कोई बात दिमाग में बलजिंदर कोई हो अभी, या शो के बीच में ध्यान आएगा? सर शो के बीच में अभी। शो के बीच में ध्यान आएगा। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हिमाचल? हाँ, वो तो मुझे याद है, कल आई थी आप। और आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, जिसका मन होता है मैं उसी से। कैमरा शाही है पाजी, कैमरा शाही है पाजी, सामने नहीं आते। अच्छा, वैसे ही थोड़ी बात, कोई बात नहीं। शिवम छाबड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। राधिका खेड़ा, आज बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि गुजरात में चली गई, गुजरात ही पहुंच गई आप तो। मीडिया के लिए गई हूँ, और आप आई भी थी कुछ दिन के लिए, तो कैसे हो सकता मैं ना हूँ? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। तो वहाँ पे मीडिया इंचार्ज हैं और कांग्रेस ने इनको वहाँ पे नियुक्त किया गुजरात में, तो आज बहस भी गुजरात के आसपास रहनी है। तो राधिका खेड़ा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश भारद्वाज जी मुस्कुराते रहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, डिबेट्स में आते हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप पीस पार्टी से हैं,
कल आए थे और एक बार फिर से आज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। विशाल मिश्रा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ देर में। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शैलेंद्र भाई। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रमनीश वस्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरुआत करूं, इजाजत है डिबेट की। सवाल यह है कि गुजरात में मुझे आज बहस करनी है और सवाल है 24 का, लेकिन गुजरात का चुनाव उससे पहले है। गुजरात के चुनाव से फिजा बनती है, 24 तक जाती है। लोगों ने कहा कि मुकाबला किसका किससे है गुजरात में। जैसा आप शिवम मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपसे तो बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, मुकाबला आपका किससे हो रहा है गुजरात में? देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात के 6 करोड़ लोग आज अपने जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हुआ क्या कि गुजरात में आज भी अशिक्षा है, आज भी गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, आज भी गुजरात में अच्छे अस्पताल नहीं है जब बुजुर्गों का इलाज है, आज भी गुजरात की महिलाओं को उनका प्रॉपर हक नहीं मिल पा रहा, उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा, आज भी गुजरात के किसान की जमीन लेके कॉर्पोरेट्स को जबरदस्ती दी जा रही है। पूछा सवाल कि मुझे सवाल का जवाब दीजिए, फिर तो बहस तो है ही है पूरी। मैं बिल्कुल आप बताइए, मुझे आपको रोकना नहीं है। मुकाबला किससे है ये मुझे बताइए। देखिए, मैंने कहा है कि ये चुनाव गुजरात के 6 करोड़ लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने जस्टिस के लिए, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को गुजरात मैं आ गया जी आ गया। गुजरात में मैंने सवाल पूछा किसके किसके बीच में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 करोड़ जो जनता है वो आम आदमी पार्टी में एक रोशनी देख रही। जी जनाब, कहां से आना हुआ? सर मैं गुवाहाटी से आया हूँ। गुवाहाटी से। नाम हो गया आपका? राहुल शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? चाहते हैं सर जी। मैंने कहा अभी अब आप पार्टी वाले बोल रहे थे हाँ। गुजरात का मॉडल है, वहाँ पे अशिक्षितता है और बहुत कुछ है। गुजरात मॉडल देख के ही 2 टर्म में मोदी साहब ने अपना पूरा देश चला रहे हैं। गुजरात मॉडल देख के ही पूरे देश में 2 बार बीजेपी आई है और इस बार तीसरी बार भी आने वाली है। सारे से आप विदेश में देख लीजिए, कहीं पे भी सबसे ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा वो करने वाले सब गुजराती। तो गुजरात का मॉडल इन्होंने कहा कि उसी को देख के तो मैं आ गया। मैं पहले एक छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है? देखिए, बहुत मॉडल बेचे जा रहे हैं। एक गुजरात का मोदी जी का मॉडल बेचा गया था, झोला लेकर आए थे और कहा था मेरा क्या झोला लेकर चला जाऊंगा। वो ऐसा मॉडल है जिसको जब उनके मित्र आए वोट फॉर ट्रम्प तो उनको आगे एक स्क्रीन लगानी पड़ी और गुजरात की गरीबी और गुजरात को जिस तरीके से गड्ढे में ले गया है उसको छुपाना पड़ा। अब ये साहब बता रहे हैं कि आम आदमी में विश्वास है। प्रतीक जी, वहां देश का तिरंगा निकला है और ये लोग इन्हीं सड़कों पे तिरंगा लेके निकले थे 2 मुद्दों के ऊपर, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार। निर्भया के नाम पे यहाँ सरकार बना ली, निर्भया फंड इस्तेमाल किया 0। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्भया रहती थी, जिस गली में वो रहती थी आज तक वहां पे लाइट तक नहीं लगी है। कहा था 5 लाख कैमरे लगाएंगे, 1 लाख भी नहीं लगे। और जब यही जाते हैं गुजरात में तो बिल्किस बानो, आप सब जानते हैं बिल्किस बानो कौन है? एक महिला है जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका सर इतने बड़े पत्थर पे रौंद दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करो, तो इन्हीं की सरकार वहां पे गुजरात में उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को छोड़ रही थी। और ये जब जाते हैं तो इनके नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। अभी भी भैया सवाल का जवाब नहीं मिला, किसका किससे मुकाबला है? अब मैं आ रहा हूं आखिरी में। जी जनाब आली, खड़े होइए। मुकाबला आपको किसी अंदाजा है कौन सामने आएगा आपके? नहीं, हमारा मुकाबला तो हमारी पार्टी से है। प्रदीप भाई ये कहते हैं कि हमको और बेहतर क्या करना है उसके लिए सोचना है। ये तो कह सकते हैं कि आए गए लोग हैं। आप कांग्रेस की स्थिति देख लेंगे तो मार्जिनलाइज्ड है। आम आदमी पार्टी जा रही है, खोज रही है, हवा बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली की स्थिति देख करके गुजराती बहुत समझदार हैं। दिल्ली की स्थिति देख करके वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे तय। 2 दिनों से प्रधानमंत्री का दौरा, गृह मंत्री जी मैं आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पूछिए। गृह मंत्री वहीं पे मौजूद हैं। तमाम सारी योजनाओं का वहां पे घोषणा हो रही है। इन तमाम सारे लोगों के बीच में सवाल यह है कि गुजरात में चुनाव के, लेकिन इस बीच में खबर यह भी आई राधिका
कि हिमाचल प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे महाजन साहब, उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस से दे दिया और बीजेपी में शरीक हो गए। जी मैं आ गया आस्का जी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे सभी जनता, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि हमारे साथ 6 करोड़ लोग हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ लास्ट 20 ईयर्स से। मैं अरे भाई इधर कैमरा है ना, या तो उधर जाके बात कर लो या यहीं पर रहो। आम आदमी के पार्टी से बोलता हूँ कि इनका जो नया मॉडल जो एजुकेशन में ये जो बेच रहे हैं, सारा चीज जो है मैं 20 ईयर्स से देख रहा हूँ, जो भी देन है वो शीला दीक्षित की देन है। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों को मोदी जी से भी ज्यादा बेवकूफ बनाया। जबरदस्त है, आज बात बहस जबरदस्त है। जी जनाब, वन बाय वन जी। भैया जी किसके साथ मुकाबला वो छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, लेकिन गुजरात आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल यदि जाते हैं तो कौन सा मॉडल वहां पे परोसने जाएंगे? शराब का मॉडल? गांधी जी के देश में शराब का मॉडल लेके जाएंगे? ये स्वराज की बात करने वाले, लोकपाल की बात करने वाले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाले, वो सारे के सारे आपके योजना कहां चले गए? वो सब के सब गर्त में चले जा रहे हैं। ये मॉडल की बात आप ना करें, क्योंकि विकासवाद की यदि बात कोई करता है तो नरेंद्र मोदी इसीलिए 1950 आया दिलचस्प हो रहा है कि ए टीम और बी टीम दोनों एक ही मॉडल पे चल रहे हैं। इनके जो एक मंत्री हैं, गृह मंत्री, वहां पे अब तो स्वदेशी ड्रग्स बन रहे हैं गुजरात में। गली गली घर घर में ड्रग्स वहीं पे बनते हैं। पहले तो सिर्फ पोर्ट से आते थे और हजारों करोड़ों के ड्रग्स हर हफ्ते पकड़े जाते हैं। शराब है तो महात्मा गांधी जी के गुजरात में शराब, पॉइजनस शराब मिलती है। और ये जब दिल्ली की जनता सांसों के लिए तड़प रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, तो मनीष सिसोदिया साहब एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे। और वो एक्साइज पॉलिसी जो सुबह शाम कोसते थे कि शीला जी ने गलत बनाई, और अब वापस उसी में चले गए। मैं आया। प्रतीक जी, कांग्रेस इस समय बुरी तरह हताश है, क्योंकि कांग्रेस देश में खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और आज राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अशोक गहलोत अलग यात्रा निकाल रहे, सचिन पायलट अलग निकाल रहे, आज इनका हर्ष महाजन भी चले गए। तो कांग्रेस इस टाइम बिल्कुल हताश और निराश है। इनकी बात का बुरा मत मानना। और हम नहीं बुरा मानेंगे, हम क्यों बुरा मानेंगे। और हो क्या रहा है कि आज गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद से देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज गुजरात में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात हो रही है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात हो रही है, महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात हो रही है। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, प्रतीक जी हो कह रहा है कि गुजरात जो कह रहा है, आज गुजरात ये कह रहा है, और गुजरात का आप ये लगा लीजिए गुजरात की हीटअप क्या है कि हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज जो गुजरात का काम देख रहे थे, विजय नायर, आज उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो विजय नायर हमारे सूत्रधार थे। उन्होंने दिल्ली में काम करा, पंजाब में काम करा, दिल्ली में बड़ा अच्छा कर दिया कि उन्होंने इंडोर्स कर लिया विजय बाबू को। अभी तो सीबीआई कच्चे चिट्ठे खोलेगी, दूध का दूध और शराब का शराब दिल्ली की सीबीआई करके रहेगी, इसका मेरे को विश्वास है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं। प्रतीक बाबू, पिछले 7 साल में दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोला गया, पिछले 7 साल में दिल्ली में कॉलेज नहीं खोला गया, पिछले 7 साल में दिल्ली में अस्पताल नहीं खोला गया। कौन सा हेल्थ मॉडल, एजुकेशन मॉडल का बखान कर रहे हैं, इसका भी बता दीजिए। और रही बात करप्शन की, तो भैया कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया है, सब जानती है। राइट में मैं आ रहा हूँ जी। जो मेरे भाई बड़ी अच्छी बात, अरे ये क्या हो गया? नहीं सवाल है, मैंने सुना। अभी चुनाव या नहीं, चुनाव बाद में, पहले गुजरात में होंगे, उसके बाद यहाँ होंगे। हाँ जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, आम आदमी के प्रवक्ता, दिल्ली के, यहाँ के इनके चुने हुए विधायक और इनके मुखिया इस दिल्ली की राजधानी को सुंदर नहीं बना पाए। ये कौन सा मॉडल बता रहे हैं? आप एक बहन बेटी को अच्छा बस स्टैंड नहीं दे सकते, किसी बच्ची को खड़ा होने के लिए बरसात में जो महिला की बात करते हैं, एलजी साहब के पास धरना देते थे, सीसीटीवी कैमरा एलजी साहब नहीं लगाने देता। कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए आपने? कौन से देहात में आपने कौन से गड्ढे भर दिए? कौन सा आपने पानी अच्छा दे दिया? आपके रिठाला विधायक, कल की बात है, विधायक के पास 100 आदमी गए, उससे मिलने दिए। कौन से विधायक आपके जन सवाल लगाते हैं? यहाँ पे 5 साल से देश की जनता जानना चाहती है, आप अपना कौन सा मॉडल स्वास्थ्य है, कौन सा एक नया हॉस्पिटल, कौन नया अच्छा स्कूल, कौन नया हॉस्पिटल? आ गया भाई, आ गया जनाब। कैसे हैं? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से।
दिल्ली में कहाँ से? नागपुर क्यों कह रहे? नागलोई नागलोई नागलोई। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? अरमान मलिक। अरमान मलिक। मलिक जी। क्या काम करते हैं अरमान साहब? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। पढ़ाई बिहार के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा। दरभंगा के। देखिए समझ गया था मैं, बिहार के आदमी हैं ये। तो कैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अब वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। यहाँ घूमने आए हैं? कै दिन हो गए घूमते हुए? 1 हफ्ता हो गया। अब कब वापस जाएंगे? 2-4 रोज में जाएंगे। 2-4 रोज में वापस जाएंगे। कुछ कहना है? जी, ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात में जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसमें आम आदमी पार्टी ही आएगी, क्योंकि मैंने दिल्ली में यहाँ देखा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे हॉस्पिटल पे हो, एजुकेशन हो, पानी हो, हर बिजली फ्री हो, सब चीज पे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ भी अरविंद केजरीवाल ही जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। जी जनाब, पीस पार्टी। देखिए, जिस तरीके से कहा गया, गुजरात के अंदर जो चुनाव होगा बेरोजगारी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि मोदी जी ने बेवकूफ बनाया, केजरीवाल जी भी बेवकूफ बनाएंगे। जनता भली बात ही जानती है कि मोदी जी ने बेवकूफ बनाया। जो भाई नारे लगा रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी, तो ये बताएं उन्होंने नारे किस बात पे लगाए? बेवकूफ बनाने के पे लगाए, या बेरोजगारी के लिए लगाए, या युवा जो सड़क पे बेतहाशा रोजगार की तलाश में जा रहा है उसके लिए लगाए? लेकिन भारत का युवा जाग चुका है, सत्ता परिवर्तन हो गया। आ गया हुजूर। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, अभी तमाम हमारे साथियों ने अपने पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन आम जन को क्या देखना है? अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो अभी इनकी दिल्ली में सरकार चल रही है, पंजाब में अभी आई है। पंजाब में सरकार जो है चलते हुए 6 महीने नहीं हुए, एक उपचुनाव होता है, मुख्यमंत्री की सीट में वो हार जाते हैं जो, ठीक है। गुजरात में अगर जो ग्रोथ रेट की अगर बात करें आप, अगर GDP रैंकिंग की बात करें, उसमें अगर कंपोजिशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, जो देश में जो है जिसका भागीदारी है 17 से 18%, गुजरात है 20%। आप इंडस्ट्री की बात करें, जो है देश में है लगभग 32%, गुजरात जो डील कर रहा है 43%। आप सर्विसेज की बात करें, गुजरात कंट्रीब्यूट कर रहा है 37%। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है क्रेडिबिलिटी, नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा नेतृत्व है जो मोदी जी के खिलाफ जो मतलब टिक सकता है, सस्टेन कर सकता है, जरा ये बताइए। प्रतीक जी, मेरा मानना है, जब हम अरे मैं आ गया। एक मिनट आ रहा हूं। 2000 रैप दिल्ली में कौन सी सुरक्षा है? किसकी पार्टी है? कौन सांसद विधायक है? मुझे बताओ। 2000 रैप, 1 साल में 2000, 7 साल में 18,000 बेटियों का रेप। बात करते हो आराम से 1 by 1 जी, हाँ। मेरा मानना है, नहीं बताएंगे, नहीं क्या हो गया? ना पब्लिक से नहीं पूछता मैं। ना खुद ही कर रहे तो उसमें पीछे परेशान थे। चुपचाप खड़े रहो। पब्लिक नहीं दिख रही तुम्हें? ये पब्लिक नहीं, तुम कहो हमसे पूछो। हाँ, हमसे नहीं पूछो, घर में खाना नहीं हजम होगा। चलो खड़े रहो। जी प्रतीक जी, जब हम हाथ में देश का तिरंगा पकड़ते हैं और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हर एक शब्द मायने रखता है। लेकिन जब हम हाथ में तिरंगा लेके जो वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते, तो उससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आपके दो स्वास्थ्य मंत्री, चाहे पंजाब के हो और दिल्ली के हो, जेल गए, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आज तक बेल नहीं मिली है। और आप बात करते हैं महिला सम्मान की। मैं आपको कहती हूँ, ये रहा कैमरा, ये रहे प्रतीक जी, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो। हाथ जोड़ के अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे बोले कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस जेल में डाले, हिम्मत है तो करके दिखाइए। प्रतीक जी, हो क्या रहा है कि देश के सामने भी मेरे भाई ने बोला इस समय, अरे बता रहा हूँ मैंने आपको, देखिए ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। देखिए हो क्या रहा है, मैं देखिए ही दिखता है आपको। सिर्फ कांग्रेस यही है तुष्टीकरण, और यही आजादी से लेकर के आज तक आप देखिए प्रतीक जी हो कह रहा है कि आज आपने गुजरात पे चर्चा रखी है। गुजरात में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है और देश में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है। कांग्रेस बिकने वाली पार्टी है, बीजेपी नो बिलो द बेल्ट नहीं मानेंगे आप। बिलो द बेल्ट ये बिकने वाली पार्टी। प्रतीक जी, अरुणाचल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में हुआ, कहाँ के एग्जाम्पल दूं जहाँ कांग्रेस बिकी और इन्होंने खरीदा है। दे देती हूँ कुछ दिन पहले। एक बात तो है, आप 77 आपके विधायक आए थे, कहाँ चले गए वो? बोला उनको। 77 आपके विधायक चुन के आए थे ना,
और 77 में बचे कितने? 63। अब आप अगर वो कह रहे हैं लेकिन बिकी हुई नहीं, बिकने वाली पार्टी आप नहीं कहेंगे। मिलो तो बहन जी, दो चीजें इनको बता देती हूँ। एक तो मजा आता है जब बोलते हैं कि देश में अस्तित्व नहीं है, 0 सीट लोकसभा वाली पार्टी हमें ये ज्ञान ना दे। दूसरी बात, लेकिन परेशान तो करे हुए आपको। अरे जी, देश की जनता और दिल्ली की जनता परेशान है, हम परेशान नहीं है। और दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारे नेता बिक गए, ये बताइए मनीष सिसोदिया साहब ने कैमरे के आगे कहा था कि हमें खरीदने की कोशिश करी जा रही है, हमारे पास सबूत है। कहाँ है वो सबूत? आज तक नहीं देखा है। शूट स्कूट इल्जाम लगाओ भाग जाओ। कहते थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बताइए किसको जेल भेजा? आज तक किसकी फाइल खोली? संदीप दीक्षित जी पे इतने इल्जाम लगाए, वो खड़े, एक भी आयो उनके घर नहीं गया, एक भी आयो ने उनसे तहकीकात नहीं करी, पर इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। आप सवाल तो दिमाग में आया नहीं? आया? बिल्कुल आएगा नहीं। तुम अपने दिमाग पे अपना सवाल लगाओ, इनके चक्कर में मत फंसो। बिल्कुल। भैया कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? बिहार मुजफ्फरपुर से भैया। बिहार मुजफ्फरपुर से। बड़ी जबरदस्त जगह है, बहुत जबरदस्त जगह है। और इस बार तो वो नहीं हुआ, वो क्या चमकी नहीं हुआ। ठीक, अच्छा जी, आगे में आना। 10 की भी आ सेकंड, दिमाग खुल गया होगा तुम्हारा। आ गया। प्रतीक जी, अभी आपने पूछा कि गुजरात में किसका किससे मुकाबला है, मुझे तो ना अंदर से हंसी आ रही थी। तो मैं एक शेर पढ़ दूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, उर्दू पढ़ने वाले को फारसी क्या। तो ये देखने में आ रहा है कि नंबर 2 कौन होना है। आपस में ही जो कांग्रेस और इनका आम आदमी का जो दिख रहा है, वहां तो किसी मतलब बीजेपी से तो कोई आसपास भी नहीं है ये लोग। जो अभी ये बात कर रहे थे, इनकी यूएसपी बता दूं, जो जिसका क्लेम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले 3C को लेकर, इन्होंने बात की जो करप्शन की। स्वास्थ्य मंत्री जो है 4 महीने से ज्यादा हो गया समय और जेल में है, और कोर्ट ने ये माना है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ साक्ष्य, उनको जमानत नहीं दी जा सकती। ये है तथ्य नंबर 1। दुखिए नंबर 2, इनके 2 एमएलए अखिलेश पत्र त्रिपाठी और संजीव झा दंगा फैलाने के मामले में कोर्ट के द्वारा सजा मिली है उनको जो है। तो ये इनका जो है क्राइम को लेके नजरिया, तो किस मुंह से ये गुजरात में जाएंगे जरा बताइए। प्रतीक जी, जो बार बार ये जैन साहब वाला कहते हैं, जैन साहब वाले मामले में होनरेबल कोर्ट ने बार बार ईडी को बोला कि आप एविडेंस नहीं लाओगे तो हम जमानत देंगे। बार बार ईडी झूठ बोल के आती थी। ईडी ने कोर्ट चेंज करवा दी। ईडी ने कोर्ट को चेंज करवाई। क्यों जाके ईडी ने कहा कि कोर्ट चेंज करो? जज में विश्वास नहीं, क्योंकि वो जज एविडेंस पे बात कर रही थी, वो एविडेंस मांग रही थी। ये एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि जैन साहब वाले मामले में इनके पास कुछ नहीं है और मनीष जी वाले मामले में कुछ नहीं है। अगर मनीष जी के पास 1 रुपए की गड़बड़ की होती मनीष जी ने, अब तक ये उठा के जेल में डाल देते। भाई कोर्ट ने क्या कहा उसका जवाब दे दीजिए। क्या कोर्ट ने उनको बेल दी या नहीं दी? कोर्ट ने उनको नहीं बेल दी। इसका मतलब है कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मामला वास्तव में विचाराधीन है और उनके ऊपर चार्जेस जो है आगे। हाँ जी जनाब। अरे डॉक्टर साहब कहाँ घूम रहे हैं आज आप? हैं? आइए जनाबे अली, आइए। कहाँ घूम रहे हैं? आ गया। नहीं रुको। हैं? क्या आदमी लेके चले हो तुम? रुको। हाँ जी बोलिए। वो आ गए कि नहीं आए? उधर वाले भैया बुलाओ उनको जी, बोलिए। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये डिबेटें रोज होती हैं, मैं भी आता हूँ, रोजगार पे बात क्यों नहीं करते ये युवा के? कह रहे रोजगार, अब वहाँ जाएंगे, कह रहे गुजरात में जाएंगे तो रोजगार बनाएंगे। कांग्रेस भी करी गुजरात पे। करप्शन पे बात क्यों नहीं होती है भाई? आम पार्टी है तो करप्शन पे भी तो बात हुई, जेल पे के चले गए लोग। महिलाओं के लिए बात नहीं होती। महिलाओं पे अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी तो बात हो रही थी। मैं आपके कान नहीं खुले रहते हैं। महिलाओं पे तो बात होती ही नहीं, अभी भी आ रही थी। जी बाबू जी। नमस्कार, मैं एसएच बोरा, मैं ये बीजेपी वालों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी बोरा साहब पूछिए बीजेपी वालों से। हमेशा नारी सम्मान करते हैं, कहते हैं, और नारी की सुरक्षा कहते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश में जो हुआ, वहाँ इनका नारी सम्मान कहाँ गया? आज कोई बोलने वाला नहीं है। और वहाँ पर और वहाँ पर कौन लोगों ने किया? वो किस लोगों ने किया? बोले दो। एक मिनट। बुलडोजर जहाँ चलाना चाहिए था कोठी में, वहाँ नहीं चलाया। एविडेंस मिटाने के लिए वहाँ चला दिया। देखिए, जहाँ एविडेंस मिटाने थे वहाँ चला दिया, उसकी कोठी में चलाओ। कौन है वो? कौन है? फास्ट। जी ठीक है। वन बाय वन। अंकिता भंडारी का मामला भाई मुझे मालूम है पूरे देश में चर्चा का। मैं विश्वास मानिए, अंकिता भंडारी किसी भंडारी जी की बेटी नहीं, आप सबकी बहन भी थी, मेरी बहन भी थी और इस देश की बेटी थी। और मुझे मेरे को इस बात का संतुष्टि है कि वहां की सरकार ने जो कड़ा निर्णय लिया उसके आरोपी के खिलाफ में, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और कोर्ट न्यायालय उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। जी।
कार्रवाई के नाम पे ये लोग जो लड़की का बलात्कार होता है उसको जला के मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस भी साथ लग जाती है और रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसका पिता अगर न्याय मांगने जाता है तो पुलिस उनको पीट के मार देती है। और इन्हीं के विधायक ने कहा था, याद है ना, अरे वो तो छोटे जात से आती है, मुख्यमंत्री को कहा था उसकी सुनिए मत। एक भी उसको पहले, सबसे पहली बात, सरकार को कोई भी आदमी टारगेट कर सकता है, वो आपका हक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, एक बार मामला का जांच कर ले। और सच्चाई ये थी कि उस लड़की को मारने वाले स्वयं उसके परिवार थे, क्योंकि प्रेम संबंध था मैडम। तुम अपने आप ही आगे अंदर आ गई। आपने तो बोला, क्या बोलो? अभी अंदर ही नहीं, तुम जो प्रेम संबंध समझा रही, तो मैं उसमें रुक गया। बहुत तुम्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं। कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन हो गया मेरा, मैंने भी कन्या पूजन कर लिया। और क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू पांडे। हाँ, वो तुम वहाँ के मुंगेर से, जमुई से। जय हो भवानी। तो चुनाव कब लड़ोगी, इधर वाले में आगे कब लड़ोगी? जी, बहुत अच्छी, बहुत शुभकामनाएं। वैसे तुम्हारी जगह वहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन वेट करो, मैं आता हूँ। लेटर पूरा कंप्लीट। देखिए, मैं बार बार कहूंगी, जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं बेटी का सम्मान करो, और उसी वक्त उनकी सरकार बिल्किस बानो और उसकी बेटी के बलात्कारियों को छोड़ती है। और दूसरी बात, ये बार बार ना ये बोलेंगे, अरे क्यों उठे, गुजरात का कौन है? गुजरात वो प्रदेश है, अरे चुप करो, गुजरात वो प्रदेश है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कह रहा है कि लड़की का सम्मान करिए, और उसकी सरकार अगर 3 साल के बच्चों के बलात्कार, इनकी तकलीफ यही है, इनको बिल्किस बानो की याद आती है, इनको कन्हैया याद नहीं आता है, उदयपुर वाला। अरे एक बात बताइए, अपराध जो है कोई भी होता है, आदर्शवादिता की स्थिति संभव हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर अपराध हो गया है तो उसकी विवेचना जो है धाराओं के हिसाब से करनी पड़ेगी ना। जब बिना किसी की गलती के एक सिर्फ अभ्यर्थी के नाम पर लोगों के गर्दन काट दिए जाते हो, और जब उसने जो पहले ही जो है प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, आप राजस्थान में क्या कर रहे थे बताइए आप? मैं अगर किसी धर्म के लिए कोई बात करता हूं, मैं अपना विचार रखता हूं, क्या मेरे गर्दन काट दी जाएगी क्या? इससे बड़ा विषय कौन हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, जो है बताइए, आप जवाब दीजिए। जो है प्रतीक जी, यहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है जब एक बलात्कार के विक्टिम का धर्म से नापा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप लोगों ने बिल्किस बानो को धर्मांतरित किया, आप लोगों ने कभी अंकिता भंडारी की बात नहीं करी, आप लोगों ने बिल्किस बानो का मामला नहीं किया, एक बार आपने अंकिता के बारे में बात नहीं की। मैं आया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। रुकिए, कूल डाउन। क्या हुआ? मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज आपके बेटे का जन्मदिन है? अरे तो पहले बताया तो इनका मुंह मीठा करा देते इन सारे लोगों का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लो गार्ड साहब लो, मिठाई खिलाओ सबको। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहिन में जनता करती मन की। इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया था। कई हफ्तों तक जंग लड़ने के बाद कादिरोव ने मारियोपोल को जीतकर पुतिन को तोहफा दिया था। इसके बाद कादिरोव और उनके लड़ाके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर कब्जा जमाने में जुट गए थे, और वहां के अलग अलग हिस्सों में रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूटे। और अब एक बार फिर पुतिन ने कादिरोव को दागिस्तान में हो रहे प्रदर्शन को दबाने का जिम्मा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि इसके लिए लड़ाकों की एक विशेष टुकड़ी को ट्रेनिंग देने का काम जारी है, और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब उन्हें दागिस्तान भेजा जाएगा, ताकि शहर में हो रहे पुतिन के जोरदार विरोध को कुचल दिया जाए। वहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हंगामे को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला तो प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। हालांकि दागिस्तान एक ऐसी जगह है जहां हमेशा से रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है। दागिस्तान रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है और यह रूस का ही एक प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। दागिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दागिस्तान में लोगों के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की हैं। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति के एक बयान पर पुतिन को शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुतिन के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए।
जिससे पुतिन एकदम हैरान हो गए। असल में लुकाशेंको पुतिन के यूक्रेन में सैनिकों को बढ़ाने के फैसले पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उस सैटेलाइट तस्वीर का जिक्र किया जिसमें हजारों लोग रूस छोड़कर जाते दिख रहे थे। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में भेजे जाने के डर से हजारों लोगों ने देश छोड़ दिया। 30 тысяч, 50 тысяч. लेकिन पुतिन के हाव भाव बदलते ही लुकाशेंको ने बात घुमा दी। उन्होंने दावा किया कि जंग के डर से देश छोड़ने वाले लोग हमारे हो ही नहीं सकते। Эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там. पुतिन ने यूक्रेन में जरूरत पड़ने पर अपनी सेना को बढ़ाने का दावा किया था, जिसके लिए रूस के लोगों को तैयार रहने को कहा गया था। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि इसके बाद से वहां से लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, जिसकी वजह से रूस की जॉर्जिया से लगने वाली सीमा पर कारों की कतार देखने को मिली। वहीं दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में रूस के सैकड़ों लोग देश छोड़कर निकल गए, जिससे वहाँ हवाई टिकटें मिलना तक मुश्किल हो गया। यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका का पुतिन के शैतान से सामना हो सकता है। पुतिन का शैतान यानी वो खतरनाक परमाणु सर्मात मिसाइल जिसे नेटो सेटन यानी शैतान के नाम से पुकारता है। अभी अप्रैल में ही रूस ने यह मिसाइल टेस्ट किया था और तभी अमेरिका में खलबली मची है। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने का केंद्रीय कैबिनेट का ऐलान। नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में सीएसटी स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए रेलवे को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मदिन पर अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएफआई पर 5 साल के बैन पर सियासी घमासान तेज। लालू और ओवैसी ने फैसले पर उठाए सवाल। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बैन को बताया गलत। को मिलेगा। अमेरिका के लिए यह बड़ा मौका होगा क्योंकि रूस दावा करता है कि सर्मात ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। क्योंकि पुतिन के इस हथियार का मुकाबला मुमकिन ही नहीं। कहा जा रहा है कि रूस की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सर्मात मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और उसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका भी उसकी जद में है। और तो और वो एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें हर बम 550 किलोटन जितना भारी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 15 किलोटन का बम गिराया था। अब जरा सोचिए कि अगर 15 किलोटन का बम हिरोशिमा को बर्बाद कर सकता है तो 550 किलोटन का बम क्या तबाही लाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर सर्मात मिसाइल एक बार चल गई तो फ्रांस के साइज जितने देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। अब सवाल यह है कि रूस अपने ऐसे ब्रह्मास्त्र का टॉप सीक्रेट अपने दुश्मन अमेरिका के आगे कैसे उजागर कर सकता है, क्योंकि इससे तो उसका ही नुकसान है। तो बात यह है कि रूस अमेरिका के साथ एक संधि से बंधा हुआ है। इस संधि का नाम है न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि अमेरिका और रूस दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है। 2011 में हुई न्यू स्टार्ट संधि ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। उस लिमिट को लागू करने के लिए रूस और अमेरिका एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। एक साल में 18 इंस्पेक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मार्च 2020 से ये इंस्पेक्शन बंद है। हालांकि अमेरिका अब इंस्पेक्शन शुरू कराने के लिए रूस से बात करने में लगा था और लग रहा है कि उसकी कोशिश रंग लाई। उधर चीन के फाइटर जेट J-15 की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया। दावा किया गया कि यह तस्वीर अमेरिका के सबसे घातक वॉरशिप के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान की है। मतलब यह कि सुपर पावर अमेरिका अपने जिस वॉरशिप को सबसे खतरनाक बताता है, चीन का जहाज उससे ठीक ऊपर से उड़ान भर गया। वीडियो कहां का है यह साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह वीडियो दक्षिण चीन सागर का हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के जिस वॉरशिप की बात हो रही है वो दक्षिण चीन सागर में तैनात बताया जा रहा है। वीडियो उस वक्त आया है जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन में टकराव बना हुआ है। अमेरिका लगातार चीन को चेतावनी दे रहा है। दूसरी तरफ चीन अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। दक्षिण चीन सागर एक ऐसा इलाका है जहां चीन और अमेरिका का टकराव पहले से बना हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि वहां पूरी ताकत लगा दी जाए जिससे चीन को दादागिरी करने से रोका जा सके। लेकिन चीन के J-15 फाइटर जेट का अमेरिका की वॉरशिप के ठीक ऊपर से गुजरना कुछ और ही कहानी कह गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बिना बोले पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ाया गया हो। और चीन की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई हो कि अगर जंग की नौबत आ गई तो अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस तस्वीर पर अमेरिका की तरफ से अब तक कोई सफाई तक नहीं दी गई और ना ही इस तस्वीर को झूठा बताया गया। मतलब यह कि अमेरिका इस बात को समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर चीन का एक फाइटर जेट उसे चुनौती देकर कैसे जा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि उसके जंगी जहाज के ऊपर से गुजरना कोई मामूली बात नहीं है। जिस वॉरशिप की बात हो रही है उसका नाम अर्ली बर्ग क्लास है। ये हर तरह के हमलों का जवाब देने में सक्षम है।
अमेरिका की नौसेना के दावों को सही माने तो ये वॉरशिप पूरी नौसेना की तैनाती के बराबर है। एंटी सबमरीन, एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम इस वॉरशिप की खासियत है। इसके अलावा हवा में मार करने वाली और सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी इस पर तैनात हैं। सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस वॉरशिप के करीब से परिंदा भी गुजर नहीं सकता, लेकिन चीन से आई एक तस्वीर ने अमेरिका का गुरूर और दुनिया का वहम तोड़ दिया, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप दिल्ली में शराब घोटाला मामले में शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में एसीबी ने किया था गिरफ्तार। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। पर कोई बम या मिसाइल भी गिरा सकता था, लेकिन उसका मकसद केवल अमेरिका को होशियार करना था, जो कि वो करने में पूरी तरह कामयाब रहा। लेकिन चीन की ये कोशिश अब दक्षिण चीन सागर में तनाव को और बढ़ा सकती है। उधर खबर है कि जापान के एक राजनयिक को पकड़ने पर रूस और जापान आपस में भिड़ गए। एक दिन पहले रूस ने व्लादिवोस्तोक शहर में जापान के एक राजनयिक को जासूस बताकर हिरासत में ले लिया था, जिस पर जापान ने कड़ा विरोध जताया और रूस को इशारों में यह साफ कर दिया कि उसके राजनयिक को बेवजह पकड़ना रूस के लिए भारी पड़ सकता है। यानी मौका मिलने पर जापान भी रूस की चाल चलकर उससे बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा। बताया जा रहा है कि रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी को व्लादिवोस्तोक में जापान के इस राजनयिक की मौजूदगी की जब जानकारी मिली तो उसे हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि रूस ने उस पर कुछ खुफिया जानकारियों को जुटाने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया कि इस काम के लिए जापान के राजनयिक को अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसके बारे में पता चलते ही उसे पकड़ लिया गया। आरोप है कि वो वहां ये पता लगाने पहुंचा था कि पश्चिमी देशों के रूस पर बैन लगाने के बाद उसके आर्थिक हालात पर इसका क्या असर पड़ा है। लेकिन जापान ने अपने राजनयिक के खिलाफ उठाए गए रूस के इस कदम का जमकर विरोध किया और रूस पर यह आरोप लगाया कि उसने आंख बंद करके जापान के राजनयिक को हिरासत में लिया। जापान का दावा है कि उसका राजनयिक रूस में जासूसी करने नहीं गया था और इसलिए जापान ने रूस से माफी मांगने को कहा। हालांकि जापान के राजनयिक को कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद रूस ने छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि उसकी सेहत ठीक है और वो रूस से जापान के लिए कुछ घंटों बाद रवाना हो जाएगा। इस बीच खबर है कि पूर्वोत्तर में भारतीय फौज के फाइटर प्लेन का शोर चीन को बेचैन कर रहा है। एलएसी के करीब भारतीय फौज के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन पिछले कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं और इनमें भारत के सबसे आधुनिक सुखोई विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की आंखों के सामने से ओझल हो सकते हैं। दिन रात असम के तेजपुर में भारत की वायुसेना के ये घातक जहाज उड़ान भर रहे हैं। जिस जगह पर यह अभ्यास चल रहा है वहां से एलएसी की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। बेहद तेज तर्रार सुखोई के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तो 2.5 मिनट का खेल है। ऊपर से रफाल की यूनिट पूर्वोत्तर में जहां तैनात है वो जगह भी यहां से दूर नहीं है। यही वजह है कि भारत की इस तैयारी ने चीन की नींद उड़ा रखी है। ऐसा तब है जब पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार भारतीय फौज को उकसाने की कोशिश में लगा है। ऐसा कई बार हो चुका है जब चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एलएसी के काफी करीब तक पहुंच गए हों, लेकिन भारतीय फौज ने संयम दिखाते हुए किसी भी वार पर पलटवार नहीं किया, बल्कि पूर्वी लद्दाख में अपनी तैयारियां कई गुना बढ़ा ली, ताकि अगर चीन ने एलएसी पर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही भारतीय फौज ने केवल लद्दाख में नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। अब भारत की वायुसेना के सबसे दमदार जंगी जहाज महिला पायलट भी उड़ा रही हैं और दुश्मनों की नींद उड़ा रही है। असम में सुखोई 30 उड़ाती हुई भारत की महिला पायलट देखी गई। पूर्वोत्तर का इलाका सुरक्षा बलों के लिए कुदरत के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण है। Once we get airborne, we get to see various hills and mountains, but it becomes difficult to fly when the weather is also adverse. इसीलिए तैयारी भी जोरदार है, बिल्कुल ऐसी जैसे जंग लड़ने की नौबत आ गई हो। जंगी जहाजों के अलावा माल ढोने वाले ताकतवर हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में शामिल किए जा रहे हैं। इनमें ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। जंग में किसी जख्मी जवान को बचाकर हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट करने का अभ्यास भी किया गया। मतलब ये कि एलएसी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर अभ्यास में लगी है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जंग की तैयारी चल रही हो। यही वजह है कि चीन बेचैन है। भारत की फौज की किसी छोटी खबर पर भी खुलकर बोलने वाला चीन अब बिल्कुल चुप है। उधर एलएसी पर चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने 100 K9 वज्र तोपें खरीदने की तैयारी कर ली। भारत के दबाव में चीन झुक चुका है और एलएसी के पास PP-15 से उसकी सेना वापस जा चुकी है। लेकिन खतरा अभी बाकी है, क्योंकि एलएसी के पास चीन एक्टिव है
और उससे निपटने के लिए भारत को जरूरत है 100 K9 वज्र तोपों की, क्योंकि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में सेना को जबरदस्त ताकत देती हैं। वैसे K9 वज्र तोपें 38 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही ये 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचती हैं, ये क्षमता 50 किलोमीटर हो जाती है। वैसे पहले भारतीय सेना ने इन तोपों को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर रेगिस्तान के इलाके में इस्तेमाल के लिए खरीदा था, लेकिन अब भारतीय सेना 100 अतिरिक्त K9 गन खरीद रही है और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर, और इनकी तैनाती हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में की जाएगी, क्योंकि 100 K9 वज्र जैसे ही LAC के पास तैनात पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए भैया जी कहीं में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपनी बात को रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मैं जरूर उनके पास मुखातिब होना चाहूंगा, उनसे बात जरूर करना चाहूंगा। एक दो लोग हैं जो राजस्थान से हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे कल भी आया, मैं राजस्थान से मैं अपनी बात नहीं कह पाया। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? सर मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ। जी बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ी गायों को लेकर महामारी चल रही है, ठीक है, लंपी रोड हाँ जी सर, ठीक है। तो बीकानेर जिले में 67,000 जो गायें मरी है, तो मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब जो राजस्थान सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 67,000 जो गायें मरी है और 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल बदबू मार रहा है बहुत बुरे तरीके से। चाहे उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, मतलब उन पर ध्यान तब देंगे जब वो वोट डालना शुरू करेंगी। मैं सर बोलो, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, यहीं आओ, अंदर आ जाओ, एक मिनट अंदर आ जाओ। कहाँ तक खड़े थे? मेरी गलती है जो मैं आपके कल नहीं मिल पाया। जो 50 किलोमीटर का एरिया है उसमें क्या हो रहा है? सर बहुत बुरे तरीके से बदबू मार रहा है, वैसे ही फेंक रखी है ट्रकों में डाल के। कहाँ का? बीकानेर के आसपास? बीकानेर जिले के आसपास कोई मतलब गांव में साइड में कोई। हाँ, 50 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल बदबू मार रहा है। जो आने जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल मतलब लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आखिर भैया जी कहीं प्रोग्राम का जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मेन चीज है, उसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि बीकानेर लंपी फैला हुआ है, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसका है, मध्य प्रदेश में भी है, और जिस तरह से राजस्थान में प्रकोप है, सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में है। लेकिन 50 किलोमीटर का एरिया जो बीकानेर के आसपास का एरिया है, उससे जो परेशानी है जो है, ऑफकोर्स जी ऑफकोर्स गुजरात में, मैं इसमें स्टेट वाइज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सज्जन है जो उन्होंने कहा वो उस बारे में बात कर रहे हैं। 50 किलोमीटर को जरूर होना चाहिए ऑफकोर्स जी, और ऑफकोर्स मैं आया। डॉक्टर मिश्रा। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं रास्ते में था तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बहुत सारी बातें सुन रहा था और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भी बहुत सारी बातें सुन रहा था। हर एक आदमी अपना मॉडल बता रहा था, तो मैं 2 मॉडल इनके बताना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, देश के कानून में जो प्रावधान है उनके आधार पर उनको छूट मिली है वो सजा पूरी करने के बाद, लेकिन राजस्थान में 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्या ये उसको उत्तर देंगी? राजस्थान के अंदर अभी लंपी का सुनाना आपने, क्या प्रकोप है? केंद्र नीली दवाई भेज रहा है 5 रुपए की। कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज्यों के अंदर
उन नीली दवाइयों को जमीन पे नहीं भेजा जा रहा, गायों की हत्या कर रही है कांग्रेस। एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी बातें आपकी अपनी। हत्या करने का कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये गौ माता की हत्या कर रहे हैं। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जब ये बात वैसे ही है कि दवाइयां भेजी जा रही थी वैक्सीनेशन की, ये बिल्कुल वैसे ही चीज है, इसलिए मैं आपकी पहली वाली बात ले ली मैंने। जी, दो बातें क्लियर कर देती हूँ। ये जो बार बार भाजपा और उनके लोग कहते हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कानून के हिसाब से छोड़ा गया है, ये देखिए मैं इनके बीच में नहीं चलाई थी, ये कोई तरीका नहीं है। ये चिल्लाने से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब वो गए थे क्या उत्तर प्रदेश में? आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाएंगी। राजस्थान में बात कीजिए ना बहन जी। जी, जब प्रतीक जी, इनको मैं बहुत क्लियर कर दूं और ये देश को जानने की जरूरत है कि उन बलात्कारियों को कानून ने नहीं छोड़ा है। इनके एमएलए, भाजपा के एमएलए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, भाजपा के एमएलए कमेटी में थे और इन्होंने कहा कि जो बलात्कार है उनके संस्कार छोड़ा गया है। संस्कार की दुहाई यू डिडंट गो सुप्रीम कोर्ट। हम नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन रिव्यू कर सकते हैं। प्रतीक जी, जो कमेटी बनी गई, क्या आज तक देखा है कि जो सिटिंग रूलिंग पार्टी है उसके एमएलए कमेटी का हिस्सा होंगे? फिर बलात्कारियों के संस्कार की दुहाई दी गई। ये कैसे संस्कार है जो एक इंसान का? देखिए, इन्होंने गुजरात पे प्रश्न उठाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट इन्होंने लागू किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, ये क्या गुजरात में भी फिर से यही करेंगे? और दूसरा, ये आम आदमी पार्टी के जो बोल रहे थे ना कि हम स्कूल दिल्ली का मॉडल लेके जाएंगे, जिन स्कूलों में पीने का पानी नहीं, वॉशरूम नहीं, क्लासरूम नहीं, ये वहां मॉडल लेके जाएंगे या वहां पर हर मस्जिद में आलिम को 45-45 हजार रुपए सैलरियां देंगे? इनसे पूछिए। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी इशूलेस पार्टी हो चुकी है, इनके पास कोई इशू नहीं है, सिवाय हर डिबेट में हिंदू मुसलमान करने के इनके कोई काम नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रभाव यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी रोज सीबीआई, ईडी, एसीबी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है। कल विजय नायर अरेस्ट करा, आज अमानतुल्लाह खान को भी बेल मिल गई। आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस गरीब की बात कर रहा है, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहा है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात कर रहा है। आज कांग्रेस ने एक मिनट आज कांग्रेस ने बिल्किस का मामला उठाया। मेरा भी अपना एक से होना चाहिए डॉक्टर विशाल, जब डिबेट हो रही तो मेरा भी एक से होना चाहिए। बलात्कार के मामले में कठोर से नहीं, कठोर से कठोरतम सजा होनी चाहिए, और ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि दिखनी चाहिए, और ना सिर्फ दिखनी चाहिए बल्कि स्टैब्लिश होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम एनी कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, बिल्कुल साफ है। लेकिन कानून कहां पे किस तरह से छोड़ देता है और कानून कहां पे चीजें आके रोक देता है, दैट हैज टू बी लुक आफ्टर। जी डॉक्टर विशाल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, केवल निंदा करने से काम नहीं होने वाला। हम पार्टियों के घेरे में नहीं फंसना चाहते, ये पार्टी का मुद्दा ही नहीं है, ये तो संस्कार जघन्य अपराध है, ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है, ये तो नवरात्रि चल रहा है, नारी तू ही नारायणी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में दोष, इस घृणित मानसिकता आती कहां से है, और दूसरी उससे बड़ी घृणित मानसिकता जो उस पर उसका राजनीतिकरण किया जाता है। मैं अपनी आदरणीय बहन जी से कहना चाहूंगा कि आज आप बिल्किस बानो पर चर्चा करो, बिल्कुल करिए, करना चाहिए, हम उस पर कुछ नहीं करें, मामला सब जुडिस भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके पहले जब ऐसी कोई जघन्य अपराध होता है तो वहां पर धर्म का चश्मा देख लिया जाता है, पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया जाता है। नहीं कहना चाहिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन भैया जी, छोटा है और बड़े से तुलना कर ली जाती है, ये मानसिकता है। अरे वोट चाहिए, तमाम मुद्दे हैं वोट लेने के लिए। अब देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा पर
वोट बैंक की राजनीति होगी। प्रतीक जी, बार बार हो रही है महिला सुरक्षा की बात। मैं पूछना चाहता हूँ, एक साथी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले साल में 2000 से ज्यादा रेप हुए। किसकी पुलिस है? कौन पुलिस का हेड है? दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग किसको है? दिल्ली पुलिस की डायरेक्ट रिपोर्टिंग अमित शाह को है। अमित शाह दिल्ली देश के गृह मंत्री है, और देश में भी अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी की बनती है? तो देश के गृह मंत्री की बनती है। आपको याद है 2014 के पहले अरविंद केजरीवाल साहब बड़े ट्वीट करते थे और कहते थे बार बार शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाते थे और कहते थे डू वी नीड सच ए हेल्पलेस सीएम। और अब जब इनसे पूछा जाता है कि क्यों दिल्ली में रोज 2 नाबालिग लड़कियों के रेप होते हैं, क्यों दिल्ली देश की राजधानी जो है, पूरे देश में राजधानियों में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है, तो ये सब कहते हैं अरे मैं क्या करूं जी, पुलिस तो मेरे हाथों में नहीं है। कोई मजाक है क्या? नवरात्रों का महीना है और ये जो बार बार मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर मैं राजनीतिकरण कर रही हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं उनकी बातों का मतलब होता है, और 15 अगस्त को जब हमारे साथियों, आज एनसीआरबी का डाटा ये बता रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अगर देश में सबसे ज्यादा कई अपराध हो रहे तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहे। इसकी तरफ अमित शाह को ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे महिलाओं पे सबसे ज्यादा। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी जब से है तब से महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक बात बोलूंगी। हमारे देश में बहुत, इनको वैसे मैं इज्जत देती हूँ, लेकिन उनको एक उपाधि मिल गई है टोंकी चोर की, ठीक है? अखिलेश यादव बड़ी स्टेज पे खड़े होकर क्या बयान देते हैं? सिर्फ मुस्लिम लड़कियां मेरी बहन बेटी है। यहाँ पे भी तो धार्मिक राजनीति वो कर रहे हैं, वो भी हमारी बहन बेटियों के मामले में। एक मिनट, ये उन्होंने कब कहा? सर ये बहुत पहले की बात है, अप्रोक्स 11-12 के बाद। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, आप चाहो तो सोशल मीडिया चेक कर लो। अगर बात गलत होगी मैं यही पलट जाऊंगी, मैं यही माफी मांग लूंगी। अगर मेरी बात गलत होगी मैं यही माफी मांग लूंगी। लेकिन लेट मी देखिए हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटियां सबकी बराबर होती है, लेकिन जहां बलात्कार की बात होती है, बलात्कारी का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई ईमान होता। बलात्कारी की सिर्फ एक ही सजा, फांसी दीजिए। जिस तरीके से प्रतीक सेना का, मैं इनकी बात का समर्थन करता। राइट जनाब आली, मैं आपका तारुफ नहीं करा पाया संजय राणा जी, कोई बात नहीं, लेकिन संजय राणा जी आज एक तरह से डिबेट में शरीक हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। खड़े रहो, आ रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि हमारे सारे मित्र लोग अभी राजनीति कर रहे हैं। देखिए कोई भी अपराध हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, स्पेशली जब हम रेप की बात करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। आज तो गुजरात की चर्चा है। अगर हम बात करते हैं राजनीति की या गुजरात की, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है प्रतीक जी, कोई मुद्दा नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री को कैसे घेरेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है। आज की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, वो सब जानती है कि क्या काम हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा। आपको आज पता है PFI पे बैन हो गया, तो अभी 10 दिन पहले तक आपको पता होगा सब छाती पीट रहे थे, सबके छाती पे सांप लौट रहा था, लेकिन आप सब चुप हो गए। अब बोल रहे हैं कि इस पे आपने बैन कैसे लगा दिया। अरे भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो एंटी नेशनल है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी संस्था हो। मैं वापस गुजरात पे आना चाहती हूँ और मैं आपको कहूंगी कि गुजरात में एक जगह है कच्छ, सब जानते हैं कच्छ के बारे में, रण महोत्सव वहां मनाया जाता है। वहां पे 2 गांव हैं, एक गांव का नाम है रापड़नारा और एक गांव उसके साथ में है। आपको पता है पिछले लोकसभा चुनाव में उन 2 गांवों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। क्यों किया था? क्योंकि पानी आज तक नहीं पहुंचा है। और भाजपा छाती पीट पीट के कहती है, आप एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, भाजपा छाती पीट पीट के बोलती थी कि हमने कच्छ में पानी पहुंचा दिया। वहां जाके शो करिएगा, जहां पे देश के लोग इलेक्शन बॉयकॉट करते हैं, वो बहुत बड़ी। जी जनाब संजय जी, 30 साल तक मेगा पाटकर ने उस कच्छ में पानी नहीं पहुंचाने दिया था। 30 साल तक राजनीति कर रही थी, वहां पे सरकार किसकी थी आपको पता है। तो इस तरह की बातें नरगल बातें ना करिए यहाँ पे। जी देखिए प्रतीक जी, ये गुजरात के ऊपर बार बार आ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं ना गुजरात के अंदर भाजपा सरकार के विकास पर। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनकी सरकार पंजाब में रही, पंजाब में कितना कर्ज था, देश में सबसे ज्यादा कर्ज पंजाब में था, सुन लीजिए। लेकिन किस लिए था? क्योंकि इन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी। गुजरात के अंदर आप कोई कार्य कीजिए, वहां पर आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। आज तो प्रधानमंत्री ने 3 महीने और कहा कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो दाल, तो
तो प्रतीक जी इसमें क्या बुराई है, मुझे ये बताइए क्या बुराई है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो 3 महीना बढ़ाया गया है भैया जी, ये रेवड़ी नहीं है। सुनिए क्या है, देश की जनता का हक और उनके मुंह से निवाला छीनने का ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इस कोरोना आपदा में 80 करोड़ लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पहुंचाया गया। और ये कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा 5 वर्षीय योजना में दिया था। प्रतीक जी ये दे तो सब कुछ ठीक है, हम फ्री बिजली दे, हम फ्री पानी दे, हम महिलाओं को सुरक्षा दे, हम कैमरा लगाए, उसके बाद हम रेवड़ी बांटते हैं। आज गरीब आदमी को उसका वाजिबात क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलनी? क्या हो गया? हाँ जी, फिश मार्केट लुकिंग लाइक फिश मार्केट, लुकिंग लाइक है फिश मार्केट, लुकिंग लाइक है फिश मार्केट, लुकिंग लाइक है फिश मार्केट, फिश मार्केट। हाँ जी, आज देश की बेटी को एक के बारे में बात चल रही है ना, सब आतंकवादियों पे, सब पे योगी जी ने बुलडोजर चलवाया सबके घरों पे। आज उन अपराधियों पे जो बीजेपी के कन्फर्म अपराधी हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चले सर? क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चलना आप बात कर रहे हैं वहां की उत्तर प्रदेश की अंकिता बेटी की, जो पूरे भारत की बेटी है। भैया जी, भाई साहब के लिए मैं मेरा प्रतीक जी, भैया जी ये क्या हो रहा है? मुझे प्रश्न का जवाब दें। नहीं, अरे भैया प्रश्न पूछने का काम प्रतीक त्रिवेदी का आपका थोड़ी है। देखिए हो कह रहा है, मैं बार बार इनको सुन रहा हूँ, ये बार बार आंकड़े लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, अरे आंकड़ों से किसी को रोजगार मिला? आंकड़ों से कोई महंगाई कम हुई? आंकड़ों से किसी के बच्चे का पेट भरा? आंकड़ों से नहीं बढ़ता, काम करने से बढ़ता है। 2014 से इनकी सरकार है, 8 साल हो गए, 8 साल से देश में आंकड़ों से अगर रोजगार नहीं मिला तो मेरे भाई घनेंद्र भाई ये बता दें, दिल्ली में पिछले 7 साल में कितने स्कूल बनाए? पूछ लीजिए प्रतीक भाई, आप ले लीजिए जवाब ना, आप जवाब ले दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इस बात की गवाही है कि दिल्ली के लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। इनको एक बार 3 सीटें 70 में से, एक बार 70 में से 8 सीटें, ये हाल भारतीय जनता पार्टी का कर दिया। इनके एजुकेशन मॉडल की एक पोल तो मैं सबके सामने अभी खोलता हूं कि दिल्ली के अंदर 700 स्कूलों में तो साइंस की पढ़ाई नहीं है। दिल्ली के अंदर 1200 पानी पीने के जो पानी है उसके सैंपल उठाए गए, उसमें से 800 सैंपल फेल हो गए। इतनी दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, बारिश होती है, घुटने घुटने पानी होता है। यही मॉडल ये गुजरात को देना चाहते हैं। मॉडल ये है कि 27 साल से दिल्ली के लोगों ने इनको सत्ता से बाहर किया हुआ है, ये मॉडल है। 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है और हमने 3 बार इनको चुनाव हरवाया। एक बार 70 में से 3 सीटें, एक बार 70 में से 8 सीटें, ये हाल है बीजेपी का। सब लोग आ जाओ, इधर जमा जाओ। सब लोग जाओ अपने अपने घर, आज अभी यही, बस इतना ही, कल आना फिर।